एली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लंदन के मशहूर फैशन स्कूल में एडमिशन मिल गया था, जिसका ख्वाब उसने बरसों से सजाया था। वो अब अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर थी। बचपन में ही मां को खो देने के बाद एली की पूरी दुनिया उसकी प्यारी नानी के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। लेकिन एक अजीब बात थी, एली को अक्सर आईने में अपनी मां की परछाई दिखाई देती थी। भले ही ये उसका भ्रम था, लेकिन इसी वजह से उसे अपनी मां के पास होने का एहसास होता था और उसकी कमी महसूस नहीं होती थी। लंदन पहुंचने के बाद एली सबसे पहले अपने हॉस्टल पहुंची। कॉलेज के हॉस्टल में कदम रखते ही एली का परिचय अपनी रूममेट जोकास्टा से हुआ। जोकास्टा थी तो बेहद ग्लैमरस, पर उतनी ही मॉडर्न और बोल्ड भी। उसी रात जोकास्टा एली को कॉलेज के कुछ और लड़कियों के साथ एक बार में ले गई। वहां मौजूद एक लड़के ने जोकास्टा से बेहद अश्लील मजाक किया, लेकिन जोकास्टा पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने उल्टे उस लड़के को एली से वही सब दोहराने को कहा। एली को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तुरंत उन सबको छोड़कर वॉशरूम में चली गई। एली ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था। तभी वहां जोकास्टा अपनी पूरी मंडली के साथ आई। जोकास्टा को पता नहीं था कि एली अंदर है। उसने बिना कुछ सोचे समझे एली के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने जहर उगलते हुए कहा, ये एली की बच्ची समझती क्या है खुद को? बड़ी अकड़ है इसमें। देखना, मैंने इसे खुदकुशी करने पर मजबूर ना कर दिया तो जोकास्टा मेरा नाम नहीं। जोकास्टा की बातें सुनकर एली को बहुत धक्का लगा। वो समझ गई कि जोकास्टा उससे नफरत करती है। एली दुखी होकर अकेली ही बाहर से बाहर निकल आई। सड़क पर एली को एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो कि मॉडलिंग एजेंसी से बाहर निकल रहा था। एली को देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उस आदमी की बुरी नजरों को देखकर एली समझ गई कि इस नए शहर में उसे बुरा बर्ताव और गंदी नजरें झेलनी ही पड़ेगी। पर अब एली पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अब इन सबका डटकर सामना करने का फैसला कर लिया। रात को हॉस्टल से लौटने पर जब एली सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी रूममेट जोकास्टा एक लड़की के साथ अंदर आदम की। उन्होंने एली की जरा भी परवाह नहीं की और बिना सोचे समझे कमरे में हम बिस्तर होने लगे। एली के लिए यह बर्दाश्त करना नामुमकिन था। वो उठकर तुरंत उस कमरे से बाहर भागी, लेकिन उसे बाहर भी सुकून नहीं मिला। हॉल वाले हिस्से में भी पार्टी चल रही थी। हंगामा और शोर एली का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पार्टी में ज्यादातर लोग नशे में धुत थे। बेचारी एली ने वहां एक कोना पकड़ा और म्यूजिक सुनते हुए सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी एक लफंगा उसके पास आया और उसे परेशान करने लगा। उसी समय जॉन नाम के एक लड़के ने बीच में आकर उस लफंगे को रोका। एली को उस पूरी भीड़ में जॉन ही इकलौता सही इंसान लगा। जॉन से उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, जिस वजह से उनमें दोस्ती हो गई। अगली सुबह जब एली की आंख खोली तो वो कॉलेज के लिए काफी लेट हो चुकी थी। वो तैयार होकर कॉलेज के लिए भागी। जब वो लेक्चर रूम में पहुंची तो देखा जॉन ने अपने बगल में उसकी सीट पहले से ही बचा रखी थी। ये देखकर एली ने राहत की सांस ली। वहां भी जोकास्टा ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेक्चर खत्म होने के बाद एली बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ी अपनी नानी से बात कर रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी एक पर्ची पर पड़ी। वो पर्ची किराए के कमरे का इश्तिहार थी। एली ने यह देखते ही तुरंत घर बदलने का फैसला कर लिया। वो जंगली जोकास्टा और हॉस्टल के गंदे माहौल के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती थी। एली उस घर तक पहुंची। वहां उसकी मुलाकात मिस कॉलिंस से हुई, जो कि उस घर की मालकिन थी। कॉलिंस ने एली को कमरा तो दिखाया, पर साथ ही सख्त लहजे में कुछ नियम भी बताए। उन्होंने कहा, देखो, इस घर के अंदर सिगरेट पीना मना है। 8 बजे के बाद कोई भी लड़का यहां नहीं आना चाहिए और रात के वक्त कपड़े नहीं धोना है। साथ ही तुम्हें 2 महीने का एडवांस किराया और 2 महीने का डिपॉजिट देना होगा। एली के लिए ये नियम और शर्त थोड़े अजीब जरूर थे, पर जोकास्टा के साथ रहने से ये 1000 गुना बेहतर लग रहे थे। एली ने कॉलिंस की सारी शर्तें मान ली और उसी रात वहां शिफ्ट कर गई। सोने जाते वक्त उसने अपने ग्रामोफोन पर 1960 का एक पुराना रिकॉर्ड बजाया और बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही एली की आंख लगी, एली ने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो 1960 के लंदन के चगमगाते सड़क पर खड़ी थी। सब कुछ बहुत असली लग रहा था। तभी उसकी नजर कैफे डे पेरिस नाम के कैफे पर पड़ी। उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ खींचे चले गए। कैफे के अंदर एक बड़े से आईने के सामने पहुंचते ही एली के होश उड़ गए। आईने में उसकी अपनी शक्ल नहीं, बल्कि कोई और लड़की दिखाई दे रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। वो लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर गई।
और सीधे बारटेंडर से कहा कि वो यहाँ एक परफॉर्मर बनना चाहती है। बारटेंडर ने उसे वहीं खड़े जैक नाम के शख्स के साथ बात करने की सलाह दी। उस लड़की ने इशारे से जैक को अपने पास बुलाया। उसने बड़ी ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरा नाम सैंडी है और मैं एक सिंगर हूं। मैं यहाँ परफॉर्म करना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं आज की मशहूर सिंगर सिला ब्लैक को भी पीछे छोड़ दूं। जैक ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डांस आता है? सैंडी ने बड़े गुरूर के साथ कहा, सिर्फ डांस ही नहीं, मुझे वो सब आता है जो एक स्टार बनने के लिए चाहिए। फिर वो पूरे अदा के साथ डांस फ्लोर पर उतर गई और अपना जलवा दिखाने लगी। जैक भी उसके साथ ताल से ताल मिलाने लगा। उस वक्त भले ही फ्लोर पर सैंडी नाच रही थी, पर एली उसमें खुद को महसूस कर रही थी जैसे कि वो सैंडी की परछाई बन चुकी थी। डांस खत्म होते ही जैक उसके लिए ड्रिंक लेने गया। तभी एक बदतमीज और अमीर बुढ़ा सैंडी के पास आकर उसे अपने साथ जबरदस्ती डांस करने के लिए कहने लगा। लेकिन तभी जैक ने वहां पहुंचकर सैंडी को संभाला। जब उस बुढ़े ने सैंडी के बारे में कोई भद्दी बात कही तो जैक ने उसे एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। फिर दोनों वहां से भाग निकले। उसी दौरान जैक ने सैंडी को किस किया। उस किस को एली ने भी महसूस किया जैसे कि जैक ने उसे ही किस किया हो। जैक ने सैंडी को अपनी कार में लिफ्ट दी। रास्ते में उसने सैंडी से कहा, यह शहर बड़ा बेरहम है सैंडी। हजारों लोग यहाँ स्टार बनने आते हैं, पर वो इस भीड़ में कहीं गुम होकर रह जाते हैं। पर तुम्हारी बात अलग है, तुम कुछ बड़ा कर गुजरोगी। सैंडी ने जैक की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सैंडी का खुद पर यह भरोसा देख जैक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सैंडी ने जैक से कल दोबारा मिलने का वादा किया। जैक ने भी उसे यकीन दिलाया कि इसी हफ्ते में वो सैंडी के लिए ऑडिशन अरेंज करवा देगा। एली ने देखा कि सैंडी उसी घर के अंदर जा रही है जहां वो अभी रह रही थी। यह मिस कॉलिंस का ही घर था और सैंडी ठीक उसी कमरे में दाखिल हुई जो इस वक्त एली का था। सैंडी ने आईने में अपने हुस्न को निहारा और फिर सोने चली गई। एली ने खुद को उसी कमरे में पाया। सब कुछ इतना असली था कि एली खुद को रोक नहीं पाई। उसने सैंडी को छूने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने सैंडी को छुआ, एली नींद से जाग गई। अगले दिन कॉलेज में एली के दिमाग पर सिर्फ सैंडी छाई हुई थी। वो सैंडी और उसके 60s के फैशन की ड्राइंग बनाने लगी। तभी जॉन ने आकर उसके स्केचेस देखे और हैरान होकर पूछा, ये कपड़े तो काफी पुराने फैशन के लग रहे हैं, क्या ये तुम्हारा आइडिया है? एली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने एक लड़की को ऐसे डिजाइन के कपड़े पहने देखा था। ये 1960s का फैशन है। जो कास्टा की तेज नजरें एली और जॉन पर ही टिकी थीं। जैसे ही जॉन वहां से गया, जो कास्टा ने एली के पास आकर उसके स्केचेस देखे, लेकिन तभी उसकी नजर एली की गर्दन पर उभरे लव बाइट के निशान पर गई, जो अब नीला पड़ चुका था। जो कास्टा ने चुटकी लेते हुए कहा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी ड्राइंग ही नहीं बल्कि तुम्हारे गर्दन का किस भी काफी पुराने स्टाइल का लग रहा है। मजे करो, गुड लक। एली बुरी तरह से चौंक गई। उसने जब आईने में वो निशान देखा तो उसे याद आया कि पिछली रात सपने में जैक ने जब सैंडी को किस किया था, तब उसने उसकी गर्दन पर काटा था। चूंकि उस वक्त एली सैंडी की परछाई बनी हुई थी, वह एहसास हकीकत बन गया और निशान सैंडी के साथ साथ एली की गर्दन पर भी उभर आया। एली को इससे एक अलग किस्म का एहसास हुआ। उसे महसूस होने लगा कि वो सिर्फ एली नहीं बल्कि सैंडी है, उतनी ही निडर, हसीन और बेबाक सैंडी। जैसे ही एली कॉलेज से बाहर निकली, जॉन ने उसे आवाज देकर रोक लिया। उसने झिझकते हुए पूछा, आज तुम्हारे स्केचेस वाकई लाजवाब थे। वैसे आज रात का तुम्हारा प्लान क्या है? एली को समझते देर नहीं लगी कि जॉन उसे डेट के लिए पूछ रहा है। एक आम लड़की के लिए यह खुशी की बात होती, पर एली के सिर पर तो सैंडी और जैक का जुनून सवार था। उसे याद आया कि आज रात सैंडी और जैक फिर से मिलने वाले थे, इसलिए उसने जॉन को मना कर दिया। रात को सोने के बाद एली ने खुद को फिर से पुराने लंदन में पाया। उसने जब घर का दरवाजा खोला तो सामने हैंडसम जैक खड़ा था। जैक उसे अपनी शानदार कार में लेकर निकल पड़ा। उनकी गाड़ी रालिटो नाम के कैफे के बाहर आकर रुकी, लेकिन कैफे की बत्तियां बुझ चुकी थीं और वो बंद हो चुका था। सैंडी ने हैरानी से पूछा, जैक, ये कैफे तो बंद है। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। सैंडी को लगा कि शायद जैक ने उसके लिए कोई खास सरप्राइज प्लान कर रखा है। वो बेधड़क अंदर चली गई, पर अंदर का नजारा उम्मीद से काफी अलग था। वहां बस खाली एक स्टेज, कुर्सियां और गहरा सन्नाटा पसरा था। सैंडी ने पूछा, जैक, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो
आखिर क्या चल रहा है? तभी वहां एक शख्स उठ खड़ा हुआ। वो उस कैफे का मालिक था। उसने बताया कि जैक वहां सैंडी को उसके पास ऑडिशन दिलवाने लाया है। यह सुनते ही सैंडी के चेहरे पर चमक आ गई। सैंडी ने स्टेज पर अपनी पूरी जान झोंक दी और गाने का शानदार ऑडिशन दिया। जैसे ही गाना खत्म हुआ, जैक तालियां बजाने लगा, लेकिन कैफे के मालिक के चेहरे से लग रहा था जैसे उसे सैंडी का गाना कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने बस इतना ही कहा, ठीक है, गला अच्छा है इसका, काम मिल जाएगा। यह सुनकर सैंडी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई है। दूसरी तरफ सोते हुए एली इस पल से इतनी प्रभावित थी कि सैंडी अब उसकी रोल मॉडल बन चुकी थी। बाहर आते ही जैक ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, देखो, मुझे अफसोस है कि ये कैफे डे पेरिस जैसा कोई बड़ा स्टेज नहीं है। रालीटो की हैसियत थोड़ी कम है। पर सैंडी के हौसले बुलंद थे। उसने मुस्कुराकर कहा, फर्क नहीं पड़ता जैक, कम से कम शुरुआत तो हुई। वैसे क्या मुझे कोई अपना स्टेज नेम रख लेना चाहिए? अलेक्जेंड्रा कैसा रहेगा? जैक ने कहा, नहीं, तुम पर सैंडी नाम ही अच्छा लगता है। सैंडी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब एक बढ़िया मैनेजर की तलाश भी है। इस पर जैक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अच्छी सर्विस दूंगा। अगले ही पल जैक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात उन दोनों ने अपने बीच शर्म की सारी दीवारें गिरा दी। ये सब एली की आंखों के सामने हो रहा था। अगले दिन से एली पर सैंडी का जुनून इस कदर सवार हो चुका था कि उसने अपने बालों से लेकर कपड़े तक सैंडी के स्टाइल से करवा लिए थे। सैंडी की नकल उतारने के चक्कर में एली ने अपनी जेब खाली कर दी थी। उसे एहसास हुआ कि लंदन में रहने और अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वो एक पब, द टुकॉन में पहुंची और वहां पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया। पब की मालकिन ने थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उसे नौकरी दे दी, लेकिन एली का ध्यान उस वक्त कोने में बैठे एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग पर गई जो उसे टकटकी लगाए घूर रहा था। ये वही शख्स था जिसे एली ने पहले भी मॉडल एजेंसी के बाहर देखा था। जैसे ही एली पब से बाहर निकली, वो आदमी उसके पीछे आने लगा। एली एक बार के लिए थोड़ा घबरा गई, पर उस बूढ़े ने कहा, डरो मत लड़की, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, बस तुम्हें आगाह करने आया था। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारी जैसी एक लड़की से मैं सालों पहले मिल चुका हूं, पर उसका अंजाम अच्छा नहीं था। एली उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई कि वो किस बारे में बात कर रहा है, पर उस बूढ़े और उसकी बातों ने एली के दिल में अनजाना खौफ भर दिया। कुछ देर बाद वो अपने किराए वाले मकान पर पहुंची। उसने फिर से ग्रामोफोन का पुराना गाना बजाया और बिस्तर पर लेट गई। वो ये जानने के लिए बेसब्र हुई जा रही थी कि आज रात सैंडी की किस्मत उसे किस मोड़ पर ले जाने वाली है। इस बार जब एली की नींद खुली तो वो रालीटो कैफे में दर्शकों के बीच बैठी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि वो सैंडी को एक बड़े स्टार की तरह परफॉर्म करते देखेगी, लेकिन स्टेज पर जो चल रहा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां किसी कला की नहीं बल्कि जिस्म की नुमाइश हो रही थी। स्टेज पर एक औरत बहुत कम कपड़े पहनकर पपेट डांस परफॉर्म कर रही थी, पर वहां सैंडी कहीं नहीं दिख रही थी। तभी बैकग्राउंड से कुछ डांसरों की भीड़ निकली जिन्होंने बेहद छोटे और अश्लील कपड़े पहने थे। उन्हीं बैकग्राउंड डांसर्स के बीच सैंडी को देख एली सन्न रह गई। सैंडी, जिसे वो अपना रोल मॉडल मानती थी, आज वो इतनी मजबूर थी कि उसे बैकग्राउंड में इस तरह का परफॉर्मेंस देना पड़ रहा था। दूर खड़ा जैक बड़े गर्व से लोगों को सैंडी की तरफ इशारा करके दिखा रहा था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दिखाने जैसी चीज हो। वो परफॉर्मेंस इतनी अश्लील थी कि एली अपनी नजरें तक उठा नहीं पा रही थी। वो समझ गई थी कि जैक ने बड़े सपनों का लालच देकर सैंडी को गंदगी के उस दलदल में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दुख से भरी एली वहां से निकलकर बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो सीधे ड्रेसिंग रूम में जा पहुंची। वहां सैंडी आईने के सामने अकेली बैठी फूट फूट कर रोती हुई अपना मेकअप उतार रही थी। तभी मेकअप रूम के बाहर दस्तक हुई। सामने जैक खड़ा था। जैक उसे सहारा देने नहीं बल्कि एक रईस आदमी से मिलवाने के लिए आया था। मिलने पर उस रईस आदमी ने सैंडी के साथ अकेले वक्त बिताने की शर्त रखी, जिसका मतलब साफ था कि वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता था। सैंडी ने जब कहा कि वो जैक के साथ रिलेशनशिप में है तो जैक ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया कि अगर वो किसी और आदमी के साथ सोए तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैंडी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो दुखी होकर वहां से जाने लगी, पर जैक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम स्टार बनने के लिए कुछ भी करोगी। अगर तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना है
तो इन बड़े लोगों को खुश रखना ही होगा, वरना तुम धूल में मिल जाओगी। सैंडी ने नफरत से उसका हाथ झटकते हुए कहा, भाड़ में जाओ। उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर वहां हर तरफ पहरा था। वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पाई। अगले ही पल एली ने खुद को अपने कमरे में पाया, जहां बिस्तर पर सैंडी अधनंगी हालत में बेसुध पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ जबरदस्ती हुई हो। जैसे ही एली हमदर्दी से सैंडी की तरफ बढ़ी, बाथरूम से वही रईस आदमी बाहर निकला। सैंडी की यह हालत देखकर एली का कलेजा मुंह को आ गया। उसे समझ आ गया था कि जैक ने अपनी ही मोहब्बत की दलाली महज चंद रुपयों में कर दी थी। उस आदमी ने एक हवसी की तरह सैंडी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आंखें खोलो जाने मन, अभी तो रात जवान हुई है। यह देख एली का गुस्सा फूट पड़ा और वो जोर से चिल्लाई, छोड़ दो उसे। पर इसके साथ ही एली की नींद खुल गई। वो घबराकर उठ बैठी। इस बार के सपने ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। अगले दिन कॉलेज में एली को जब अपने सपने वाली बात याद आई तो वो गुस्से में बेकाबू हो गई। डिजाइन लैब के अंदर उसने अपनी ही बनाई हुई ड्रेस को फाड़ना शुरू कर दिया, जो सैंडी की ड्रेस की कॉपी थी। तभी प्रोफेसर ने आकर उसे संभाला और समझाया कि डिजाइन के वक्त कभी कभी निराश होना आम बात है, पर हमें ऐसे होश नहीं खोना चाहिए। वहीं खड़ा जॉन एली को देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि एली किसी बड़ी परेशानी से जूझ रही है। उसी शाम जॉन उस बार में पहुंचा जहां एली काम करती थी। जॉन को देखकर एली को थोड़ी राहत मिली। जॉन ने कहा, मैंने सोचा ड्रिंक के बहाने तुमसे बात करूं। आज क्लासरूम में तुम काफी परेशान लग रही थी। देखो, नई जगह पर अक्सर दिक्कतें आती हैं। अगर कोई बात है तो मुझे जरूर बताना। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद जॉन अपनी बियर लेकर अंदर चला गया। तभी एली को उसकी नानी का कॉल आया। वो पब के शोर शराबे से निकलकर बाहर चली आई। तभी वही बुढ़ा फिर से सामने आ गया। एली को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने पूछा, सब ठीक तो है ना एली? अपना नाम एक अजनबी के मुंह से सुनकर एली का पारा चढ़ गया। उसने तीखे लहजे में पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहां की हर खूबसूरत लड़की की खबर रखना मेरा पुराना पेशा है। मैं उनकी तकलीफें समझता हूं और तुम्हारी उलझन भी खत्म कर सकता हूं। इतना बोलकर वो वहां से चलता बना। तभी पब का एक लड़का बाहर आया और एली को सचेत करते हुए कहा, क्या ये लिंड से तुम्हें तंग कर रहा है? कैरोल कहती है कि ये अपने जमाने में बहुत बड़ा प्लेबॉय था। लगता है अब इसकी नजर तुम पर है। पब बंद होने के बाद एली अपनी मालकिन कैरोल के पास पहुंची। उसने उससे पब में ही सोने की इजाजत मांगी, क्योंकि उसे अपने घर जाने पर सैंडी के सपने में आने का डर था। पर कैरोल ने एली को पब में सुलाने से साफ मना कर दिया। मजबूरन एली को उसी किराए के घर में लौटना पड़ा, जहां का कोना कोना उसे डरा रहा था। उसे डर था कि वो फिर से ना जाए और उसे उन बुरे सपनों का सामना करना पड़े। तभी कमरे में रखा ग्रामोफोन अचानक बज उठा। म्यूजिक बजते ही एली को एहसास भी नहीं हुआ था कि कब उसकी आंख लग गई और वो फिर से उसी 1960 के दौर में पहुंच गई। जैक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ले गया। एक बार फिर एली सैंडी की परछाई बन चुकी थी और सामने था वही मनहूस रालिटो कैफे का डांस फ्लोर। जैक ने सैंडी के करीब आकर बड़ी ही बदतमीजी से कहा, तुम्हें नाचना आता है और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। जाओ, जाकर उन अमीरों को रिझाओ। दरअसल जैक सैंडी से अब धंधा करवा रहा था। सैंडी ना उसे रोक पा रही थी और ना ही खुद को उस दलदल से बचा पा रही थी। वो रालिटो कैफे के उस गंदे माहौल में नाचती और हर नए अमीर चेहरे के सामने एक नया फर्जी नाम बताती। वो धीरे धीरे नशे और जिस्म फरोशी के उस गहरे अंधेरे में डूब गई थी, जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं थी। सैंडी की ये बेबसी एली से देखी नहीं जा रही थी। अपनी आंखों के सामने अपनी रोल मॉडल को तिल तिल मरते देख एली को बहुत बुरा लग रहा था। एली ने देखा कि सैंडी की मुलाकात एक और अमीर शख्स से हुई। उसने उसे भी अपना फर्जी नाम बताया तो उस शख्स ने फौरन उसे टोक दिया और उसका असली नाम पूछा। सैंडी ने पहले तो टालना चाहा, पर उस शख्स के जोर देने पर उसने अपना असली नाम बताया। उसके बर्ताव से सैंडी समझ गई कि वो ग्राहक नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। उसने सैंडी से कहा, यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है सैंडी, यहां से निकल जाओ वरना यह शहर तुम्हें निगल जाएगा। आईने में देखो खुद को, क्या हालत बना ली है तुमने। उस शख्स ने सैंडी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था, इसलिए उस पर उस शख्स की बातों का कोई असर नहीं हुआ।
शीशे के उस पार बैठी एली ये सब देख रही थी। वो पागलों की तरह सैंडी को आवाज देने लगी ताकि सिर्फ एक बार वो उसकी तरफ देख ले और खुद को इस बर्बादी से रोक ले। एली जोर जोर से शीशे पर मुक्के चलाने लगी, जिससे शीशा टूट गया और वो सीधे सैंडी के ऊपर जा गिरी। तभी उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही एली की नजर छत पर लगे शीशे पर गई। वहां सैंडी की परछाई दिख रही थी, जो अधनंगी हालत में बेसुध लेटी थी। तभी अचानक कमरे का मंजर बदल गया। एली के सामने कई आत्माएं खड़ी थीं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये वही लोग थे जो कभी सैंडी के जिस्म के भूखे थे। उनके चेहरे धुंधले और डरावने थे। दहशत के मारे एली कमरे से बाहर भागी। कमरे से बाहर निकलने पर उसे एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है, पर जैसे ही उसने दोबारा हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, अंदर बहुत सारे प्रेत खड़े मिले। ये देखते ही एली की चीख निकल गई। कॉलेज पहुंचने के बाद भी एली उस खौफ से बाहर नहीं निकल पाई थी। शाम के वक्त जब वो डिजाइन लैब में डरी सहमी बैठी थी, तभी जॉन ने उससे पूछा, एली, क्या आज रात का तुम्हारा कोई प्लान है? एली घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए वो फौरन जॉन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जॉन ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस रात हैलोवीन की पार्टी थी। वो एली को लेकर पब पहुंचा, जहां पहले से ही कॉलेज के स्टूडेंट्स की भीड़ जमा थी। जॉन ने उसे डांस फ्लोर पर बुलाया, पर एली को अपनी घबराहट मिटाने के लिए ड्रिंक की जरूरत थी। तभी जोकास्टा ड्रिंक लेकर उन दोनों के पास आई। जोकास्टा की चालाकी भरी मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था कि उसने जरूर एली के ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। ड्रिंक के बाद जॉन और एली साथ में नाचने लगे। एक पल के लिए एली अपनी सारी परेशानियां भूल गई, पर तभी भीड़ के बीच उसे वही बिना चेहरे वाली आत्माएं नजर आने लगी। उसे वहां जैक और सैंडी की परछाई भी दिखाई थी। एली को भ्रम होने लगे थे, जिस वजह से वो काफी डर गई और पब से भाग निकली। उसके पीछे पीछे जॉन भी बाहर आ गया। एली की हालत बहुत खराब थी, वो बुरी तरह कांप रही थी। जॉन ने उसे संभाला और किसी तरह शांत किया। एली जॉन को लेकर अपने घर गई। कमरे में अकेलापन पाकर दोनों प्रेम पंछी प्यार के फूल खिलाने लगे। वे मदहोश हुए ही थे, तभी एली की नजर छत के शीशे पर पड़ी। आईने में उसे खौफनाक मंजर दिखा। जैक हाथ में खंजर लिए सैंडी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। एली के कान में सैंडी की चीखें गूंजने लगी। ऐसा होते ही एली जोर जोर से चिल्लाने लगी। जॉन सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक एली को हो क्या गया है। एली बदहवास होकर चिल्लाई, उसे छोड़ दो, मत मारो। जॉन की तो जैसे जान ही निकल गई। एली की हालत और खराब हो गई। वो बिस्तर से नीचे कूद पड़ी और बदहवास होकर चीखने लगी। उसी वक्त मिस कॉलिंस भी जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कॉलिंस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था यहां कोई लड़का नहीं आएगा, पर तुम नहीं मानी। दरवाजा खोलो वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। मिस कॉलिंस ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। बदहवास जॉन वहां से दुम दबाकर भाग निकला। इन सब के बीच एली को बस वो खौफनाक मंजर दिख रहा था। जैक सैंडी को चाकू से गोद गोद कर मार रहा था। एली को अपनी आंखों के सामने सैंडी मरती हुई नजर आ रही थी। तभी अचानक कॉलिंस ने लाइट जला दी। रोशनी होते ही सब कुछ गायब हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। कॉलिंस ने पूछा, कैसी हो तुम? क्या उस लड़के ने तुम्हें चोट पहुंचाई? एली अब भी कांप रही थी। उसने कहा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं किया। कॉलिंस ने कहा, ठीक है, अब सो जाओ, कल सुबह हम इस पर बात करेंगे। अगले दिन एली मिस कॉलिंस से मिलने पहुंची। उसने पिछली रात के हंगामे के लिए माफी मांगी। एली ने डरते हुए पूछा, मिस कॉलिंस, क्या मुझसे पहले मेरे कमरे में कोई सैंडी नाम की लड़की रहती थी? क्या उसकी मौत इसी घर में हुई थी? कॉलिंस ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, बच्ची, यहां बहुत सारी लड़कियां रह चुकी हैं और सभी नाम बदल कर रहती थी। रही बात मौत की, तो लंदन का कोई ऐसा कोना नहीं जहां किसी की जान न गई हो। कल रात उस लड़के के हाथों तुम्हारी भी मौत हो सकती थी, तो अपनी फिक्र करो। इतना कहकर कॉलिंस ने एली के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन कॉलेज में एली एक स्टूडेंट को अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनाकर चेक कर रही थी, पर अचानक उसकी आंखों के सामने वो लड़की खून से लथपथ सैंडी में बदल गई। एली बुरी तरह से डर गई, लैब से भाग निकली, लेकिन बाहर सड़कों पर भी उसे मरे हुए लोग और जैक का साया दिखने लगा। घबराहट में भागते हुए उसकी नजर पुलिस स्टेशन पर पड़ी और वो हिम्मत जुटाकर अंदर घुस गई ताकि पुलिस को सारा सच बता सके। एली की बातें सुनकर ऑफिसर ने हैरानी से पूछा, तो तुम्हारा कहना है कि तुमने कल रात सैंडी का कत्ल होते देखा, जो असल में 1960 में हुआ था? कहीं तुमने कोई नशा या ड्रग्स तो नहीं लिया था?
एली को फौरन हेलोवीन पार्टी वाली वो ड्रिंक याद आई जो जोकास्टा ने उसे दी थी, पर उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि जब उसने नशा नहीं किया था तब भी उसे वो जगह दिखती थी जहां वो कभी नहीं गई। उसे पूरा यकीन था कि सैंडी का कातिल आज भी सोहो की गलियों में सरेआम घूम रहा है। उसने ऑफिसर को बताया कि वो सफेद बालों वाला बुढ़ा ही असल में जैक है। जब से उसने अपना रूप सैंडी जैसा बनाया है वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है। ऑफिसर को लगा कि एली की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने उसकी बातों को गंभीरता से तो नहीं लिया, पर इस मामले की तहकीकात करने का वादा जरूर किया। लेडी ऑफिसर ने मामले की पेचीदगी को समझते हुए कहा, देखो एली, हम सैंडी का केस जरूर देखेंगे, लेकिन यह सालों पुराना मामला है। अगर एक सरनेम की भी गलती हुई तो तहकीकात में बहुत दिक्कत आएगी। इसमें काफी वक्त लग सकता है। एली सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकती थी। उसने खुद भी पहल करने की कोशिश की। वो लाइब्रेरी पहुंची और अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाकर लाइब्रेरियन से कहा, मुझे 1960 और 1969 के बीच हुए औरतों के कत्ल और लापता लोगों का रिकॉर्ड चाहिए। लाइब्रेरियन को लगा कि शायद ये किसी कॉलेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए उसने चुपचाप इजाजत दे दी। एली बड़ी बारीकी से एक एक साल के अखबारों की कटिंग को खंगालने लगी। वो एक सुराग की तलाश में थी जो सैंडी के साथ हुए हादसे की गवाही दे सके। तभी अचानक जॉन वहां पहुंचा। उसने बताया कि कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स भी टेस्ट की तैयारी के लिए वहीं मौजूद हैं। एली की आंखों में खौफ और फाइलों का ढेर देखकर जॉन ने पूछा, एली, तुम किस बात से परेशानी में हो? आखिर ये सब क्या चल रहा है? एली ने हिचकिचाते हुए जॉन से कहा, कल रात मैंने अपने कमरे में कुछ डरावना देखा। एक लड़की जो पहले वहां रहती थी, मैंने अपनी आंखों से उसका कत्ल होते देखा। कातिल आज भी आजाद घूम रहा है, इसलिए मैं इन पुरानी फाइलों को खंगाल रही हूं ताकि उस लड़की का नाम जान सकूं। अगर मैंने सच का पता नहीं लगाया तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। जॉन ने उसकी आंखों में देखा और बड़ी हमदर्दी के साथ कहा, एली प्लीज, तुम परेशान मत हो, बस ये बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। एली ने जॉन को भी काम पर लगा दिया। कुछ देर बाद जब वो रिसर्च में डूबी थी, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एली ने मुड़कर देखा तो सन्न रह गई। उसे चारों तरफ उन्हीं डरावनी आत्माओं ने घेर रखा था। वो घबराकर वहां से भागने लगी, पर लाइब्रेरी का हर कोना उन सायों से भरा हुआ था। खुद को बचाने के लिए एली ने पास रखी कैंची उठाई और एक साए पर वार किया। तभी जॉन ने उसका हाथ झटके से पकड़ लिया। दरअसल सामने कोई आत्मा नहीं बल्कि जोकास्टा थी, जो एली के हमले से बाल बाल बची। भ्रम की वजह से एली को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। जोकास्टा गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड से शिकायत करने के लिए गई और जॉन उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। तभी एली ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे सड़क पर सैंडी दिखाई थी। वो फौरन नीचे उतरी और उसका पीछा करती हुई एक सुनसान गली में पहुंच गई। एली ने जब सैंडी के करीब पहुंचकर उसे छुआ तो सैंडी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। एली सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि बूढ़ा लिंड से वहां से गुजर रहा है। एली उसके पीछे टुकॉन तक जा पहुंची। जब अंदर पहुंची तो कारोल ने बताया कि लिंड से नीचे उसका इंतजार कर रहा है। एली ने हिम्मत जुटाई, अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और बियर सर्व करने के लिए उसके सामने जा पहुंची। एली ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, मैंने सुना है कि तुम अपने जमाने के एक बहुत बड़े प्लेबॉय थे। क्या तुम सैंडी को जानते थे? लिंडसे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्लेबॉय था नहीं, आज भी हूं। मैंने सोहो की हर खूबसूरत लड़की का ख्याल रखा है, और रही बात सैंडी की, तो उसे भला कौन नहीं जानता था। एली का सब्र जवाब दे गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वो जानती है कि सैंडी का कातिल वही है। ये सुनते ही लिंडसे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है वो कोई दूध की धुली थी? वो अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद थी। मैं तो उसे बचाने, उसे ढूंढने आया था, पर वो कभी नहीं मिली। इतना कहकर वो पब से बाहर निकलने लगा। एली भी उसके पीछे गई। उसने कहा, जाते कहां हो? रुको, मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मैं तुम्हें जेल भिजवा कर दम लूंगी। लिंडसे ने कहा, जो करना है करो, पर अगर कभी एलेक्स मिले तो उसे मेरा हेलो जरूर कहना। एली नहीं समझ पाई कि लिंडसे किस एलेक्स की बात कर रहा है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक तेज रफ्तार से आती कार लिंडसे को कुचलती हुई निकल गई। वो बुरी तरह से घायल हो गया। बाहर शोर सुनकर कैरोल बाहर निकल आई और लिंडसे को घायल हालत में देखकर दहल गई। उसने अपने स्टाफ पर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, उन्हें बताना कि घायल शख्स एक पुलिस ऑफिसर है, वो तुरंत आ जाएंगे। ये सुनते ही एली के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब एली ने सुबकते हुए कैरल से पूछा तो पता चला कि लिंडसे जैक नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर था
जिसने बरसों तक सोहो के रेड लाइट एरिया में काम किया था। एली के दिमाग में एक पुरानी याद कौंध गई। उसे याद आई कि कैसे बरसों पहले उस पब में एक शख्स ने सैंडी का असली नाम पूछा था। सैंडी जान गई थी कि वो पुलिस वाला है। वो लिंडसे ही था जो सैंडी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी जॉन वहां एली को ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उसे देखते ही एली की जान में जान आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जॉन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आज ही इसी वक्त अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं इस शहर में अब एक पल भी नहीं रुक सकती। जॉन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अपनी कार से उसे सुरक्षित घर पहुंचा देगा, पर निकलने से पहले एली को अपना कुछ सामान और मिस कॉलिंस से अपने कमरे का डिपॉजिट वापस लेना था। कुछ ही देर में वो दोनों मिस कॉलिंस के घर के बाहर खड़े थे। उस मनहूस घर को देखते ही एली को उन आत्माओं के खौफनाक मंजर याद आने लगे। वो अंदर तक कांप उठी। अंदर आने से पहले उसने जॉन से कहा, जॉन, अगर मुझे वापस आने में 15 मिनट से ज्यादा वक्त लगे तो तुम तुरंत अंदर चले आना। एली अंदर जाकर कॉलिंस से मिली। कॉलिंस बहुत खुश नजर आ रही थी और हल्की आवाज में उन्होंने 1960s की म्यूजिक बजा रखी थी। कॉलिंस ने एली को अपने सामने बिठाया। एलिस ने बदहवास होकर कहा, मिस कॉलिंस, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मुझे अभी के अभी घर लौटना है। मुझे डिपॉजिट के पैसे में से थोड़े से पैसे वापस चाहिए। बस इस वक्त मदद कीजिए। मिस कॉलिंस ने बड़े प्यार से कहा, शांत हो जाओ एली, पहले चाय पियो। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने एली का खून जमा दिया। कॉलिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पुलिस को बताया कि ऊपर वाले कमरे में किसी का कत्ल हुआ है? एक लेडी ऑफिसर यहां आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, पर असलियत तो यह है कि उस कमरे में वाकई एक मौत हुई थी और वो लड़की मैं ही थी। एक मासूम लड़की जिसे इस शहर के भेड़ियों ने जीते जी मार डाला था। उन्होंने आगे बताया कि मैं यहां सिंगर बनने आई थी। स्टार बनने का सपना था मेरा, पर उन्होंने मुझे एक वेश्या बना दिया। इसलिए मैंने सबसे पहले जैक को मौत के घाट उतारा, जिसने मेरे सपनों का गला घोटा था। उसके बाद मैंने उन तमाम मर्दों को मारकर इसी घर की दीवारों में दफन कर दिया जिन्होंने मुझे गिद्धों की तरह नोचा था। अखबारों में बस गायब होने की खबरें छपती रहीं और मैंने अपना नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा कॉलिंस कर लिया। ये सब सुनने के बाद एली समझ गई कि मिस कॉलिंस ही असल में सैंडी और एलेक्स थीं। लिंडसे दरअसल मिस कॉलिंस के बारे में ही बात कर रहा था। सारी बात जानने के बाद एली को कॉलिंस पर तरस आने लगा। एली ने कहा, मिस कॉलिंस, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ इतना बुरा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं पुलिस के पास गई। मैं वादा करती हूं कि अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। कॉलिंस ने डरावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाओगी स्वीटी। तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद होने वाली है। इस चाय में मैंने जहर मिलाया है जो धीरे धीरे अपना काम करेगा और तुम बिना किसी तकलीफ के महत के नींद सो जाओगी। मैं औरों की तरह तुम्हें बेरहमी से थोड़ी ना मारूंगी। ये सुनते ही एली के हाथ से चाय का प्याला छूटकर बिखर गया। जहर अपना असर दिखाने लगा था। एली तड़पने लगी थी। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। कॉलिंस ने खिड़की के बाहर देखा तो वहां जॉन खड़ा था। यह देखकर कॉलिंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में चिल्लाई, मुझे लगा तू यहां अकेली आई है, चालू कहीं की। पर कोई बात नहीं, पहले मैं उस लड़के को ठिकाने लगाती हूं। इतना कहकर कॉलिंस ने हाथ में खंजर जैसा चाकू उठाया और बाहर की तरफ लपकी। एली ने जहर के असर के बावजूद अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कॉलिंस को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान एली का हाथ मेज पर रखी एस्ट्रे पर जा टकराया। एस्ट्रे जलती हुई सिगरेट के साथ सीधे एक कार्टन बॉक्स पे जा गिरी जहां म्यूजिक रिकॉर्ड रखे थे। आग की एक चिंगारी ने पल भर में उन रिकॉर्ड्स और आसपास मौजूद कागज की चीजों को अपनी चपेट में ले लिया था। दूसरी तरफ एली ने जब कॉलिंस को पकड़ना चाहा तो उसने एली पर जोरदार वार किया, जिससे चोटिल होकर वो जमीन पर गिर पड़ी। कॉलिंस ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बाहर खड़े जॉन से पूछा, क्या काम है बेटा? जॉन ने कहा कि वो एली से मिलना चाहता है। कॉलिंस ने उसे अंदर आने का इशारा किया। जॉन जैसे ही अंदर आया, एली घसीटते हुए बाहर आई और पूरी ताकत से चिल्लाई, जॉन भागो, यहां से निकलो। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉलिंस ने उसके पेट में बेरहमी से चाकू घोंप दिया। जॉन दर्द से चीख पड़ा। एली जॉन को बचाने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर कॉलिंस का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जॉन को छोड़ा और एली पर वार करने के लिए झपटी। एली किसी तरह रेंगती हुई ऊपर की तरफ जाने लगी। कॉलिंस के सिर पर खून सवार था। वो किसी शिकारी की तरह एली का पीछा कर रही थी, लगातार चाकू से हमला कर रही थी। आखिर में अपनी सारी ताकत बटोरकर एली ने कॉलिंस को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरी।
इधर घर में आग तेजी से फैलने लगी थी। एली दौड़कर ऊपर के कमरे में घुसी और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। पर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, फर्श से एक हाथ निकल आया और एली के पैर को पकड़ लिया। एली फर्श पर जा गिरी और ये तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते फर्श चीरकर अनगिनत हाथ बाहर निकल आए और एली को जकड़ लिया। मुर्दों की रूहें दीवारों को भी तोड़कर बाहर आने लगीं। ये वही रूहें थीं जिन्हें कभी सैंडी ने मारा था। एली की नजर बिस्तर के किनारे रखे फोन पर गई। उसे लगा कि शायद वो मदद के लिए किसी को बुला पाएगी। वो अपना पूरा जोर लगाकर फोन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी बिस्तर से एक हाथ निकला और उसने एली को झटके से बिस्तर के ऊपर खींच लिया और फिर एली उनके चंगुल में फंस गई। एली खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी बिस्तर के ठीक पीछे वाली दीवार को चीरकर एक खौफनाक प्रेत बाहर निकला। वो धीरे धीरे एली की तरफ बढ़ने लगा। एली को लगा कि अब उसकी मौत होनी तय है, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस प्रेत ने फोन का रिसीवर उठाया और उसे एली की तरफ बढ़ाते हुए बेहद दर्द भरी आवाज में कहा, हमारी मदद करो, हमें आजादी दिलवाओ, मार डालो इस दरिंदे को। ये सुनकर एली के होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि ये प्रेत अब तक उसे डरा नहीं रहे थे, बल्कि उससे मदद मांग रहे थे। पर भले ही कॉलिंस से एली की जान को खतरा था, पर वो जानती थी कि इन मर्दों ने ही कभी सैंडी पर जुल्म किए थे। उसने उन रूहों की बात मानने से इनकार कर दिया। इसी दरमियान कॉलिंस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में कदम रखते ही कॉलिंस की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे वहां वे तमाम लोग दिखाई दे रहे थे जिनका उसने बरसों पहले कत्ल किया था। वे सब एली को घेर कर खड़े थे। तभी उनके बीच से जैक का साया सामने आया। उसने कॉलिन से कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो, फिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इतना कहकर जैक उसके करीब आया और उसने कॉलिंस को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। जैसे ही कॉलिंस ने पलट कर देखा, सारे प्रेत गायब हो चुके थे। कमरे में सिर्फ डरी सहमी एली मौजूद थी। कॉलिंस अब पूरी तरह होश में थी। उसकी आंखों में बरसों का जमा हुआ दर्द छलक आया। उसने भारी मन से कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए था एली। मैंने उनके साथ जो किया वे उसी लायक थे, पर मैं जानती हूं कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक जेल की तरह ही तो बिताई है। अब मैं सचमुच जेल नहीं जाना चाहती। ये कहकर कॉलिंस ने अपने हाथ में पकड़े चाकू से अपना गला रेतना शुरू कर दिया। एली झपट कर आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। उसने रोते हुए कहा, मैं जानती हूं आपने जो किया वो सही था। मैंने वो सब देखा है जो आपके साथ हुआ। आपको मरने की जरूरत नहीं सैंडी, आप अब भी एक नई जिंदगी जी सकती हैं। एली की आंखों में अपने लिए सच्ची हमदर्दी देखकर कॉलिंस का पत्थर दिल पिघल गया। उसकी नफरत की आग अब शांत हो चुकी थी, पर तभी आग की लपटों ने कमरे को चारों तरफ से घेर लिया। कॉलिंस ने एली को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, अब तुम मुझे नहीं बचा सकती एली, खुद को बचाओ, उस लड़के को बचाओ, अब जाओ यहां से। जाते जाते एली ने पीछे मुड़कर देखा। आग की लपटों के बीच सैंडी शांति से बैठी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। एली जैसे तैसे आग से खुद को बचाती हुई नीचे पहुंची और बेहोश जॉन को होश में लाने की कोशिश करने लगी, पर तब तक जहर एली की रगों में फैल चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी बाहर सायरन की आवाज गूंजी। फायर ब्रिगेड वाले दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। एली ने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर उन्हें इशारा किया और बताया कि उसे जहर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के साथ एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने बिना वक्त गवाए जॉन और एली का इलाज शुरू किया। कुछ दिनों बाद कॉलेज के फैशन शो में एली के डिजाइन पेश किए गए। रैंप पर उसके बनाए हुए 1960s के कपड़े धूम मचा रहे थे। दर्शकों के बीच बैठी उसकी नानी और जॉन गर्व से मुस्कुरा रहे थे। एली के टैलेंट ने सबको दीवाना बना दिया था। शो खत्म होने के बाद एली बैक स्टेज वार्डरोब एरिया में पहुंची, जहां लोग उसे बधाई दे रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर सामने लगे एक बड़े आईने पर पड़ी। वहां उसे अपनी माँ का अक्स दिखाई दिया, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने होने का एहसास करा रही थी। तभी जॉन और नानी उसके पास आए। नानी ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरी बच्ची। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। एली ने सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो यही है नानी, वो हमेशा मेरे साथ हैं। इतना कहकर उसने फिर से आईने की तरफ देखा, पर इस बार वहां उसकी माँ नहीं बल्कि सैंडी खड़ी थी। वो वैसी ही जवान और खूबसूरत दिख रही थी जैसी एली ने पहली बार उसे देखा था।
एली एक पल के लिए हैरान रह गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसे समझ में आ गया था कि सैंडी अब डरावने सपने की तरह नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बनकर हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाली है। और ये शानदार फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।